राहुल बीजेपी के लकी चार्म हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी की तरफ से, दीदी की तरफ से एक बयान आया है। बयान जिस तरह से आया हुआ है, इसके बाद से कहा जा रहा है कि एक तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें कांग्रेस शायद नदारत रहने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो ऐसा ही संकेत दे रही हैं। अब एक तरफ संसद है जहां की कार्रवाई आज भी नहीं चल पाई है, हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है कार्रवाई, क्योंकि सरकार माफी से नीचे कुछ मांग नहीं रही राहुल गांधी की, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो जेपीसी मांग से नीचे कुछ मान नहीं रही है और कह रही है कि माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इन सब के बीच सरकार और कांग्रेस, जिसे अमूमन विपक्ष के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस सरकार के लिए विपक्ष है या विपक्ष के रूप में, विपक्षी एकता के रूप में एक तीसरा मोर्चा तैयार हो चुका है? तभी तो गाहे बगाहे ऐसे बयानात आ जा रहे हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि बिना कांग्रेस के भी विपक्ष समेकित होने की कोशिश कर रहा है। इस बार बयान ममता बनर्जी के आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को मोदी के लिए टीआरपी करार दिया है, बीजेपी के लिए टीआरपी करार दिया है। दीदी कह रही हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि लगातार मोदी के लिए राहुल गांधी एक टीआरपी बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि दरअसल ममता बनर्जी बीजेपी की बी पार्टी है और बी पार्टी होने के नाते और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए ममता बनर्जी ने मोदी के साथ मिलकर एक करार किया है और इसीलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। बयान दर बयान आ रहे हैं, लेकिन साल 2024 जो कि लोकसभा चुनाव का साल कहा जाएगा, 2024 से पहले ऐसे बयान क्या वाकई कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? एक तरफ सरकार का विरोध, दूसरी तरफ विपक्षी एकता के नाम पर विरोध का एक और सुर सामने आ जाना। कैसे निपटेंगे राहुल गांधी, और क्या वाकई राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लकी चार्म है? इसी मुद्दे पर आज करने वाले हैं खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, जानेंगे उनकी मन की बात, लेकिन सबसे पहले आज की टीजर रिपोर्ट। कहां तो बात पीएम मोदी और बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्ष की एकता की हो रही थी, लेकिन अब विपक्ष के नेताओं के बीच ही एकता के नाम पर आपस में ही टकराव होता हुआ दिख रहा है। रविवार को टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो पीएम के लिए टीआरपी की तरह हैं। ममता ने कहा था कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो मोदी को कोई हरा नहीं सकेगा। ममता ने कहा था कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो मोदी को कोई हरा नहीं सकेगा, और बीजेपी भी यही चाहती है। ममता बनर्जी ने ये बयान सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के एक दिन बाद दिया। वहीं ममता का बयान आने के बाद कांग्रेस से जयराम रमेश मैदान में उतरे और उन्होंने फिर कांग्रेस के नाम पर डंका पीट दिया। जयराम रमेश ने ममता के बयान के उलट कहा कि विपक्ष का गठबंधन बना तो उसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका होगी। ममता बनर्जी के राहुल गांधी के बारे में दिए गए बयान पर जयराम रमेश ने ये कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि टीएमसी हमारे साथ नहीं है और उनकी अपनी वजह होंगी। साफ है कि कांग्रेस अब भी इस कोशिश में है कि ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में साथ लाया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा। ममता ने तो राहुल के खिलाफ रविवार को बिगुल फूंक दिया है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर तमाम टीका टिप्पणी कर चुके हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस के साथ जाने को लेकर असहज दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों का एक साथ होना अभी सपने जैसा लग रहा है। शिवम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं
बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दीदी और मोदी में करार हो गया है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी को विरोध हो रहा है, चाहे सरकार की तरफ से हो या विपक्ष के बीच विरोध का मुद्दा बन चुके हो राहुल गांधी, इससे कैसे निपटेंगे और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिहाज से राहुल गांधी लकी चार्म है? इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ आज पैनल में जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, टीएमसी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता संजय सरकार जी और माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ पैनल का हिस्सा होंगे। तो क्या वाकई राहुल गांधी बीजेपी के लिए लकी चार्म है, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए टीआरपी हैं? ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट के पास सीधे चलते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर लेकर आइए सभी पैनलिस्ट को। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। एसएन सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी आपके लिए टीआरपी हैं। राहुल गांधी अगर हैं तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हमारे साथ जनता है और सब लोग सच्चाई बयां कर रहे हैं कि जनता जिसके साथ होती है सब लोग उसके साथ होते हैं। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस हमारी बी टीम है, कांग्रेस कह रही है टीएमसी हमारी बी टीम है। समाजवादी पार्टी भी उधर चली गई थी अपना प्रदेश छोड़कर, कोई देश छोड़कर विदेश चला जा रहा है, कोई प्रदेश छोड़ के भाग जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सब लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर कमल खिला हुआ है 2014-19 से, और 2024 में ही बहुत सुंदर कमल खिलेगा। ये अच्छी बात है, हम स्वीकारते हैं, बहुत सज्जनता से इस बात को स्वीकारते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है, इस नाते ऐसी बात कह रहे हैं। आप आइए, जनता आपके साथ है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है जनता के साथ साथ राहुल गांधी आपके साथ है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक आपकी जीत सुनिश्चित है। आप संसद में खूब हंगामा करवाते रहिए, परिस्थितियां ऐसी बनती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से राहुल गांधी आपके लिए टीआरपी का काम तो कर दे रहे हैं। अब देखिए, तो राहुल गांधी जी को तय करना है कि वो किसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने विचारधारा पे चल रही है, विकास के कार्य कर रही है, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है, 370 को समाप्त कर रही है, भगवान राम का भव्य मंदिर बना रही है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा कर रही है, देश में सड़कों का जाल बिछा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब हम काम करेंगे तो हम जनता के लिए आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जनता आपके साथ है। आइए जल्दी जल्दी पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मंच खोलेंगे आप सभी के लिए। संजय सरकार जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये जो बयान है वो आप ही की मुख्यमंत्री, आप ही की बड़ी नेता ममता बनर्जी ने दिया। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी टीआरपी है बीजेपी के लिए? क्यों ऐसा कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो तो काम कर रहे हैं, अब आप बयान चाहे जो देते रहिए, लेकिन ये आकलन कैसे किया गया आप लोगों की तरफ से? अंधेरे में शुभेंदु चौधरी पहुंच गए हैं डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को, जो लीडर, विपक्ष के लीडर है कांग्रेस को, जो बाइडेन विश्वास को समर्थन देने की। बोले बाइडेन विश्वास को जिताने की जरूरत है। और यहाँ पर एक अंधोली एक मतलब जो ग्रुप बन गया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर बन गए हैं। अच्छा यार, दूसरे नंबर बात, आदित्य चौधरी जो बता रहा था थोड़ा देर पहले, एक ब्रीफ दे रहा था, ब्रीफ के अनुसार मैं बता रहा था। आदित्य चौधरी का जिस लोकसभा के अंदर में वहां पर 7 सीट है, 7 सीट में 6 सीट हम लोग जीते, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी से मेरा डिफरेंस है 2,53,333 वोट के, ठीक है, लोकसभा के हिसाब से। वहां पर कांग्रेस जो है, लोकसभा में कांग्रेस वहां पर जो आदित्य चौधरी जहां पर वहां पर कैंडिडेट है और जो वहां पर सांसद भी है, और 3.5 लाख वोट से पीछे है। बयान दे रहे हैं यहाँ पर, क्या बयान दे रहा है? मोदी जी को साथ में वहां पर एक समझौता हो गया। समझौता मेरे से नहीं हुआ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बीच में हो चुका है। थारो 10 मारो 10 का फार्मूला में, तू 10 साल रह जा, मैं 10 साल रह जाऊं। क्यों? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको मालूम है, अगर अदानी 29,80,000 करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए हैं, तो इसको समय में भी 2G हुआ है, इनको समय में भी कोयला हुआ है, इसको समय में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है। उसके समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस को विपक्ष पार्टी 543 सीट में
विपक्ष के जो पार्टी होता है, विपक्ष व पार्टी को भी नहीं वहां पर हो नहीं आप पाया, आरोप तो 55 लगा सीट रहे भी नहीं हैं, मिल आप पाया। जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जरा आईना देख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होने लगेगी आपके सुर बदल जाएंगे। अभी क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, इसलिए आपको भी पार्टी कांग्रेस नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आपने एक करार किया है और इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है। नहीं, मेरे बात सुनिए, अगर मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे कांग्रेस, हम तो 2021 में 292 में 213 सीट जीत कर दिखा दिया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हम अकेला लपेट लिया है और हम उसको खिदा दिया है या भगा दिया है यहाँ पर, हम आप देख लिए हैं। आप देख ले हम किस तरह। ईडीआई को डर नहीं लगता है। अगर डर लग रहा है तो राहुल जी को डर लग रहा है, प्रियंका जी को डर लग रहा है। क्यों? प्रियंका भद्रा को जो अभी जो फिलहाल जो फाइल बंद हो चुके हैं, राहुल जी को खिलाफ भी जो केस है उसमें भी फाइल बंद हो चुका है। सोनिया गांधी को खिलाफ जो समझौता किसने किया? समझौता तो उसने किया। कौन सा केस बंद हो चुका है? मोर्चा तो राहुल गांधी के खिलाफ ही सरकार ने खोल रखा है। आज भी देखिए संसद की कार्यवाही नहीं हो पाई, राहुल गांधी के खिलाफ ही तो मोर्चा खोल रखा है सरकार ने। माफी से नीचे कुछ मांगने को तैयार नहीं है, संसद की कार्यवाही नहीं हो रही है, मोर्चा तो राहुल गांधी के खिलाफ ही खोला रखा है सरकार ने। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं खोला गया है मोर्चा? बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी जल्दी एक कॉमेंट पहले सबसे चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए, बड़ा दिलचस्प बयान ये माना जा रहा है ममता बनर्जी का साल 2024 से पहले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष, समेकित विपक्ष का एक गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कांग्रेस को कोई जगह नहीं दी जा रही है, कांग्रेस से परहेज रखा जा रहा है। ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। अंततः आपको लगता है कि सबको कांग्रेस की तरफ आना पड़ेगा, या फिर वाकई आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है विपक्ष के बयान भी और विपक्ष का ये गठबंधन भी? चंद्रमोहन जी देखिए लवली जी, आप पत्रकारों के अंदर एक ऐसे पत्रकार की श्रेणी में है कि जो सब एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो कांग्रेस का वोट ऑफ प्रतिशत और कांग्रेस की सीटें बिना विपक्ष कांग्रेस को लेके नहीं बन सकता, यही सत्य है जो असत्य नहीं कराया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने जो अपनी बात कही है वो उनकी अपनी मजबूरी रही, कुछ तो मजबूरी रही होंगी उनकी, कुछ तो मजबूरियों के कारण उनको ऐसा कहना पड़ रहा होगा। लेकिन हाँ, इस चीज के अंदर भाजपा खुश ना हो, क्योंकि भाजपा ये ना सोचे कि आगे की राह उनके लिए आसान है, क्योंकि उनको भी जवाब देना है आज देश को। आज देश के अंदर जो परिवर्तन की लहर, जिन मुद्दों की लहर है, जिस माफीनामे की लहर राहुल गांधी के प्रति आ रही है, वो माफीनामा नरेंद्र मोदी जी को भी देना है। 15 करोड़ के लिए, 15 लाख रोजगार के लिए, जीएसटी के लिए, नोटबंदी के लिए, देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई डैन के लिए, बिल्कुल जिस पे एक माफीनामा 2024 में सरकार इस पर जवाब देगी। सरकार अब 2024 का साल तो सभी के लिए, सभी पार्टियों के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है? क्योंकि सरकार से आप एक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, दूसरे तरफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं रहा है, जो साफ साफ ये कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बन चुके हैं। और वो मोर्चा, उसकी अगुवाई करने के लिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो चुनौती तो 2 मोर्चे पे आपको लग रही है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से दमखम के साथ हम सबका स्वागत करते हैं जो कांग्रेस के साथ आएंगे। गठबंधन में नहीं आते तब भी हम पूरी तरह से सक्षम है पूरी सीटों पर लड़ने की, क्योंकि देश की 250 सीटों पे आज भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। सर, अगर आप इतना सक्षम थे तो फिर त्रिपुरा में आपको कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहिए था। आप आज भी इतना दबदबा रखते हैं तो चुनावी मैदान में अकेले उतरना चाहिए था। चलिए मैं आपके पास, ठीक है, 10 सेकंड में सर कंप्लीट कर लीजिए। गठबंधन के लोग हमारे साथ आएंगे, उनका स्वागत करते हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर कोई अपने आप को अलग समझ के जाना चाहता है, ये उसकी मंशा है। अब ईडी के, सीबीआई के प्रेशर में अगर ममता दीदी नहीं आगे आना चाहती तो उनकी मजबूरी है, ये वो जवाब देंगी कि क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है, अभी हम संजय सरकार जी से भी ये सवाल करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने एक कमेंट सबके लिए, सबसे पहले शुरुआती कमेंट जरूरी था, इसलिए आप तीनों पॉलिटिकल बॉडीज को हमने सुना। अब निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते राजनीतिक चश्मा क्या कहता है, क्योंकि सबकी अपने अपने आकलन है, अपने अपने तरीके से। जनता का आकलन कहां जाएगा, कौन किसको कहां कंफ्यूज कर रहा है, कौन किसका टीआरपी है, आपकी नजर से जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए लावनी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज की तारीख में अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का डिस्कोर्स देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 भागों में वोट बट गए।
एक एंटी मोदी और एक प्रो मोदी, और जितने विपक्षी दल हैं सारे के सारे एंटी मोदी वोटों के अंदर उनके आपस में रस्साकसी चल रही है। चाहे आप अगर किसी भी प्रदेश की बात करें, और अगर मैं बात करूं विशेष तौर पे कांग्रेस की, तो आप एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो ममता बनर्जी ने एक बात कही है, निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस या राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के कहीं पे भी मुकाबले के अंदर बैठते नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति यह है कि ना तो इनका वार रूम मुझे ठीक लगता है, ना इनका वॉरियर ठीक है। इनका वॉरियर भी कमजोर, इनको वार रूम भी कमजोर, क्योंकि जिस तरीके से ये राहुल गांधी जी के ऊपर दाव लगाते हैं कि, लेकिन राजनीति के अंदर आपका जो वक्तव्य होता है लावनी जी, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और राहुल गांधी जी जब चलते चलते जिस तरीके से बयान दे देते हैं, अभी आपने 2-4 दिन पहले सुना कि अनफॉर्चुनेटली मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं। आप मुझे एक बात बताइए, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाएगा? कभी कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, अब राहुल गांधी है ही नहीं। कभी कहते हैं अभी कश्मीर के अंदर जो कल जिस तरीके से बवाल हो रहा था कश्मीर के अंदर, ये इन्होंने बयान दिया कि बहुत सारी महिलाएं रोती हुई मुझे मिली, और वो कहती है कि पुलिस को मत बताना, ये सारी चीजें दिख रही है। लेकिन मुझे एक चीज समझा दीजिए कि फिर किसकी छत्र छाया में विपक्ष एकजुट हो जाएगा, कौन लीडर होगा? क्योंकि यहां तो कम से कम कांग्रेस के नजरिए से अगर देखें तो बतौर पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी का फेस सामने किया जाता है, लेकिन जो विपक्ष एकजुट होने की कवायद कर रहा है, उस विपक्ष में पीएम फेस कौन है? क्या ममता बनर्जी को हर कोई स्वीकार करेगा? क्या इधर जो दूसरे मोर्चों की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी की भी अपनी चाहत है, क्या उनको हर कोई स्वीकार करेगा? या ये जो अलग अलग मोर्चे बन रहे हैं, अंततः इनको कांग्रेस की छत्रछाया में आना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए लावनी जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, चुनाव से पहले कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसका फार्मूला अगर आप 77 से लेके चले, 77 में जब इंदिरा जी को अपदस्थ करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट हुआ, लेकिन उसकी क्या परिणति हुई सबके सामने है। 89 के अंदर वीपी सिंह जी के नेतृत्व के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन क्या परिणति हुई? आज मैं आपको एक बात बताऊं, विपक्षी एकता को देखना मेरे हिसाब से मेंढक तोलने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक को आप रखेंगे, दूसरा खुदक के दूसरी तरफ चला जाएगा। और इसके अंदर एक चीज और है लावनी जी, वो चीज ये है, सरकार जी एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस को साथ नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि निरंजन पोद्दार जी कह रहे हैं कि मेंढक जैसी परिस्थिति हो जाएगी, जहां जैसे जैसे चुनाव सामने आता जाएगा वैसे वैसे परिस्थितियां बदल जाएगी, फुदक फुदक कर लोग छिटकेंगे और फिर शायद आपको कांग्रेस की याद आएगी। संजय सरकार जी, आज क्या होने वाला है हम उसी के अनुसार में हम बात करेंगे, कल का हो जाएंगे उसको अनुसार कल हम बात करेंगे। आज ही तो कल की आज से ही कल का आधार तैयार किया जाता है। लोग वर्तमान से ही भविष्य को तैयार करते हैं ना, भूतकाल से अनुभव लेते हैं, वर्तमान में आधार तैयार करते हैं और भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। तो आप लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या आधार तैयार कर रहे हैं? मैं आदित्य चौधरी का बयान के अनुसार मैं बताता हूँ, 543 सीट में चुनाव लड़के आप 55 सीट नहीं मिल पाता है आपको विपक्ष को बनाने के लिए। हम 42 सीट में लड़के 22 सीट जीतते हैं, ठीक है। हम अनुसार हम तो हिंदुस्तान में नहीं लड़ रहे ना। तो मैं बंगाल में जो स्थिति है आज के तारीख में, अगर आज के तारीख में चुनाव हो जाएंगे, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ 36 से 40 के बीच में मैं रहेंगे आज के तारीख में। अच्छा, आज की तारीख में आपके लिए चुनौती कौन है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस कहाँ पर है? जीरो पर है। अच्छा, कांग्रेस जीरो पे। चंद्रमोहन जी आ जाइए जरा आप भी मैदान में। आपको जीरो उन्होंने कह दिया और आपको भी पार्टी करार दे दिया है, वो अपने आप को विपक्ष का लीडर बता रहे हैं, आप कहीं नहीं है, आपको तो फंसा दिया गया है बस गोल गोल। चंद्रमोहन जी और संजय जी को जरा आमने सामने लेकर, फिर मैं एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगी। ये तो बंगाल से जब 292 सीट में एक भी सीट जीत नहीं पाए, तो उसमें भी उनका पहला बयान बहुत सुर्खियों में था। ठीक है, सरकार साहब जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब चंद्रमोहन जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, दे रहे हैं जवाब। चंद्रमोहन जी बोलिए। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ आ रही है आवाज सर, बोलिए चंद्रमोहन जी। जब ममता जी ने कांग्रेस छोड़ के अलग गई थी, उस समय भी ममता जी का एक बयान बहुत सुर्खियों में था कि हमारी प्रवृत्ति और हमारी नीति भाजपा के साथ जुड़ती है। तो वो तो उनके पास है, क्योंकि वो तब भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट की थी। और अभी जब गोवा का चुनाव हुआ तो गोवा के चुनाव के अंदर उन्होंने जो उनका खून है उसको खूब फैलाया और इतना फैलाया कि हर जगह उसकी एडवर्टाइजमेंट करी
हम उसके बंगाल में कारण लड़- 5% बंगाल में वोट कुश्ती करेंगे, कांग्रेस का में कम दोस्ती हुआ करेंगे और वही पॉलिटिक्स 5% का वोट का इजाफा भाजपा को हुआ वो और पॉलिटिक्स गोवा हम के अंदर नहीं भाजपा करते की सरकार बनी। तो हैं। वो नहीं, कहीं ना वो कहीं चीज़ आप अलायंस के सुन रूप में लीजिए, भाजपा का चंद्रमोहन प्रतिनिधि जी। बनकर ममता चंद्रमोहन बनर्जी जी को लगातार एक चीज़ काम करती रही जानकारी है। होनी चाहिए। तो वो आप अलायंस में रह के अगर नहीं, ऐसा नहीं और संजय मैं जी, कह रहा संजय हूं- जी उनकी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज आज थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है। एक दूसरे की बात भी सुनिए। आपने जो बातें कही उसका जवाब चंद्रमोहन जी दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी जल्दी से 20 सेकंड्स में प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए संजय सरकार, जो आपने गोवा के अंदर जब इलेक्शन लड़ने के लिए गए और आपने इलेक्शन के अंदर अपने 3 फूल की एडवर्टाइजमेंट करी, उसका इजाफा क्या हुआ? आपको सीट मिली 0 और 5% वोट से कांग्रेस हारी। तो 5% वोट का इजाफा हुआ भाजपा को। तो आपने जहां जहां भी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करी, उससे कांग्रेस को छोड़ भाजपा को बड़ा करा। तो आप वो काम जो करते हैं वो आपको मुबारक। लावली जी ठीक है, हाँ संजय जी आप भी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। फिर संजय आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपके लिए देखिए परिस्थिति बड़ी आसान होती जा रही है। ये तो विपक्षी एकजुटता ही कहीं ना कहीं से सवालों की घेरे में आ रही। जल्दी से संजय जी, हाँ 10 सेकंड। जैसे लावली जी, जब मुकुल शर्मा जब मेघालय से मिलने के लिए आता है उसको वक्त नहीं देता राहुल गांधी। लुजियानो फेरेलियो जब गोवा से दिल्ली में आता है उसको वक्त नहीं देता है मिलने के लिए। राहुल जी को वक्त नहीं मिलता है मिलने के लिए। ठीक है, वक्त नहीं देते हैं और इसीलिए नाराजगी रहती है। मिलते जुलते नहीं है इसलिए नाराजगी रहती है, इसलिए परिस्थिति है। एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपके लिए एक सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक से पहले कि क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए 2 मोर्चे तैयार हो रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस से आपको गुत्थम गुत्था करना है, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि सदन का कार्य आज भी नहीं, कार्यवाही आज भी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है जो गैर कांग्रेसी है, लेकिन फिर भी आपको चुनौती दे रहा है। आसान क्या है आपके लिए? लावनी जी, मैं दोनों चीजों को अलग अलग बताता हूँ। 30 सेकंड आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। आप देखिए, सुदर्शन न्यूज चैनल के दर्शक देख रहे होंगे कि टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो घोर ऐसे अन्याय का कार्य किया है। 2G 3G पता नहीं क्या क्या जी, कौन कौन घोटाले की बात टीएमसी ने कहा। कांग्रेस कह रही है कि अरे भाई आपके यहाँ भी 52-53 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। मतलब एक बात तो तय है कि ये दोनों पार्टियां करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हैं। इसने भारतीय जनता पार्टी पे ऐसी बात नहीं कही। निश्चित तौर पे ये देश की जनता देख रही होगी इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कि वो करप्शन वाली पार्टियों को मत देना है या विकासवाद राष्ट्रवाद को गले लगाना है। एक तरफ इस बात को रख दीजिए। अब आइए, 543 लोकसभा की सीटें हैं देश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें हैं। मान लीजिए इससे बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं, इससे कुछ ना कुछ बढ़ेगी। अभी हम अपने अलायंस को छोड़ दें तो भी 303 सीटें हैं। 543 में 303 माइनस करेंगे तो 243 सीट आएगी। और जीत के लिए कितना चाहिए? 272, वो पूरा नहीं हो रहा है। अगर कांग्रेस को ये लोग नहीं ले रहे हैं तो 52 माइनस कर दीजिए, जो वर्तमान में उससे नीचे भी जाएंगे तो सीटें बचती है 91। तो हमारे संविधान के अनुसार 272 सीटें चाहिए, तो किसी भी दशा में सरकार तो नहीं बनना है। अब बात ये आती है कि भाई 2014 से हमने क्या कार्य किया कि हमें 2019 में 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए, टीएमसी एक कांग्रेस। तीसरे की बात हम करेंगे नहीं। टीएमसी को 22 सीट मिलती है, 4.23% वोट पाते हैं और इनकी 12 सीटें कम हो जाती हैं। मतलब 12 सीटें। ठीक है, कैलकुलेशन आपने जुड़ा दिया है, कैलकुलेशन आपने सामने रख दिया है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है साहब। आप अभी त्रिपुरा या नागालैंड या मेघालय से अगर आकलन कर रहे हैं तो उसके पहले आपको हिमाचल प्रदेश पे भी जाना चाहिए, वहां क्या हालत हुआ था। तो इसीलिए जो स्पेक्यूलेशन होता है वो वर्तमान को और भविष्य, भूतकाल को और वर्तमान दोनों को देखकर करना चाहिए। दोनों को देखिए रानी जी, अगर आपके परिवार का कोई बच्चा 98% नंबर लेकर आता है तो उसको बहुत ही जीनियस बच्चा आप कहेंगे। अगर 8 राज्यों का चुनाव होता है और 7 के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद 3 राज्यों के चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, तो निश्चित ये परिणाम दिखा रहा है कि इतिहास और भूगोल बदल गया है। लोग विकास को अपना लिए। चलिए चंद्रमोहन जी, इतिहास भूगोल बदल गया है, टीएमसी अपनी राह पर है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्लियरेंस दे दी है कि होने क्या वाला है। चंद्रमोहन जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी क्लियरेंस देगी। और एक बात और है, वो जिस तरीके से वो बच्चों की बात करते, मुझे लगता है कि आपको तो वो एवरेज से भी नीचे लेकर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये धोखा खाएंगे इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी नींद उड़ी हुई है
यही कारण है कि भाजपा सदन के अंदर राहुल गांधी के द्वारा दिए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। आज पहली बार होगा सत्तारूढ़ पार्टी सदन में रहकर कृषि प्रश्नों का जवाब नहीं देती। और उसी तरह से ममता जी की पार्टी पे भी है। क्या उनके पास इन प्रश्नों का जवाब था या जो सदन में मांगने को तैयार रहे हों? लेकिन उनके पास है नहीं, क्योंकि अगर वो प्रश्न सरकार के अगेंस्ट पूछेंगे तो फिर सरकार की ईडी भी ईसीआई से डरेंगे वो। अब विषय क्या आता है? विषय आता है कि टोटल सीटों के ऊपर जो अलायंस होगा वो तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो पार्टियां कांग्रेस के साथ आएंगी, कांग्रेस उनके साथ लड़ेगी, और जो पार्टी कांग्रेस के बिना सोचते हुए कोई अलायंस बनेगा तो वो एक भ्रमक में है, और वो उनका वो झूठा भ्रमक है। क्योंकि बिना कांग्रेस के अलायंस कोई भी अलायंस बन नहीं सकता। अलायंस वही बनेगा जो भाजपा का जवाब देने के लिए जो कांग्रेस के साथ। लेकिन अगर आपके सहयोगी भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए तो कमजोर आप हुए ना चंद्रमोहन जी, कमजोर हम तो नहीं हुए। कांग्रेस मुक्त भारत, लोग कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी सोचा था। अभी हिमाचल हारे, हिमाचल के अंदर आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, दो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपने हिमाचल प्रदेश हारा, उसी राहुल गांधी ने आपको हिमाचल प्रदेश हारा, उसी कांग्रेस पार्टी ने आपको हिमाचल प्रदेश हारा जिसके अंदर आप खड़े हुए थे। जेपी नड्डा, ये लगता है कि सारे बहुत लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आप हारे। और जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं उस करप्शन के ऊपर कांग्रेस समझ नहीं हमारे दो की नीति के ऊपर जमींदार की जो प्रश्नों से आप डर रहे हैं, जो पूरी भाजपा का माया जाल आज AA को बचाने में लगा हुआ है, वो भी देश की जनता आज देख रही है। नहीं स्वीकार रहे हैं, बार बार उठाया जा रहा है, उन प्रश्नों का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, जिससे लगातार नुकसान हो रहा है। तो चंद्रमोहन जी ये तो आपको सोचना चाहिए, आपको परिवर्तन करना चाहिए, अपने चश्मे में परिवर्तन, अपनी विचारधारा में परिवर्तन ले आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात अपने पे काम कर रही है। आपको इस बात का जवाब आज देश को देना पड़ेगा कि जिस माफी को आप राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं वो माफी सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को देनी है। चलिए, लेकिन इतना जरूर है चंद्रमोहन जी, कांग्रेस को कुछ तो आकलन करने की जरूरत है, कांग्रेस को कुछ तो आकलन करने की जरूरत है। संजय सरकार जी जल्दी से ये बता दीजिए, क्योंकि अभी एसएन सिंह साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात याद दिला दी। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत का हमने एक आधार तैयार किया था, एक सपना देखा था, तो अब तो विपक्ष भी कांग्रेस मुक्त भारत ही चाहता है। ऐसा ही हो गया है क्या? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है नहीं, महान पार्टी ये है, माउंट एवरेस्ट से भी लंबाई है, 29,002 फीट माउंट एवरेस्ट की हाइट है, उससे भी ऊंचाई में इसको है कि अदानी 29,80,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया है। मैं एक छोटा सा कविता देकर मेरे खत्म कर देंगे। 52 करोड़ रुपया आपके यहाँ पकड़ा जा रहा है, 50-60 लाख रुपया एक और लोगों के यहाँ पकड़ा गया। किसने कहा था कि वो पैसा रख के बैठी है? क्यों पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? क्यों करप्शन कर रहे हैं? क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्यों आप जनता के लिए कार्य कर रहे हैं? संजय जी, आपने ये बातें तो शुरू कर दी, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए? देखिए, दोनों पार्टी से देश को जो आम जनता है, भारतीय जनता पार्टी और मतलब जो जनता नाराज, दोनों पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आपने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत, क्या टीएमसी भी इस लाइन के साथ है? कांग्रेस मुक्त भारत, क्या टीएमसी भी इसके साथ, इस लाइन के साथ है, या फिर अभी भी आपने एक बैकडोर खोल रखा है कि कहीं आगे वक्त पड़े तो गठबंधन हो जाए? भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा जीता था। एक सेकंड एसएन सिंह साहब, एक सेकंड एसएन सिंह साहब, प्लीज एक सेकंड एसएन सिंह साहब। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, देश क्या चाह रहा है? देश भाषण नहीं चाह रहा, देश रेशन चाह रहा है। घर घर में रेशन तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 52 लाख रुपया भी नहीं चाह रहा है, जो करप्शन में लिप्त है। ऐसा भ्रष्टाचार नहीं चाह रहा है। मुझे लगता है कि शायद संजय जी आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या फिर मेरा सवाल सुनकर आप अनसुना कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, जरा मैं आपको रोक रही हूँ। एसएन सिंह साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, समय समापन का हो रहा है। पोद्दार साहब का एक आखिरी कॉमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले 5 सेकंड में जल्दी से हाँ या ना। टीएमसी से मैं पूछ रही हूँ, संजय सरकार जी, कांग्रेस मुक्त भारत आप भी चाहते हैं क्या? कांग्रेस और भाजपा और छोड़ दीजिए, बीजेपी के लिए छोड़िए, पहले मैं कांग्रेस के लिए आपसे पूछ रही हूँ। भाजपा मुक्त भारत हम लोग चाहते हैं, यानी आपने कहीं ना कहीं से बैकडोर से, पोद्दार साहब, चलिए लास्ट कमेंट आपके साथ फिर खत्म करती हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने बैकडोर से एक दरवाजा खोल रखा है, क्योंकि देखिए वो अभी कह रहे थे ना कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है। अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, कल को ऐसा ना हो कि गठबंधन करना ही पड़ जाए, पोस्ट अलायंस ही करना पड़ जाए, तो फिर ये परिस्थिति याद आएगी कि ये कहा गया था। पोद्दार साहब, लास्ट 20 सेकेंड्स।
थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड फालतू दीजिएगा। हाँ, बस देखिए जल्दी से लावणी जी, सर, बात बस जल्दी मैं से अगर सर, कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस तो केवल 250 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है। बाकी सीटों के ऊपर तो कांग्रेस 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे या कहीं 5वें में भी नहीं है। और रही बात विपक्ष की, मुझे एक बात बताइए लावणी जी, ये जो तीसरा मोर्चा है, बंगाल से आकर के ममता बनर्जी अखिलेश जी को कौन सा वोट दिलवा देंगे, या अखिलेश जी महाराष्ट्र में जाकर के एनसीपी को कौन सा वोट दिलवा देंगे, ये तीसरा मोर्चा का गठबंधन भी मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात पूरी कर दूंगा। देखिए ऐसा है, 2024 में अभी 450 दिन बाकी है और विपक्ष ने अपने सारे तीर चल दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, अभी जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो तो ठीक है, और जो पाइपलाइन में जो चीजें हैं वो अगले 2024 के आते दिखाई देने लगेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आई एम सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि समय की कुछ सीमाएं होती, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि जो दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसके लिए आधार तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, चर्चा जारी रखेंगे। चुनावी साल है, 2024 भी आने वाला है, इसलिए राजनीतिक गलियारों की हलचल हम और आप मिलकर आकलन करते रहेंगे, मेहमान जुड़ते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप भी देखते रहेंगे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।